Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 1 of ELE 303 Linear Circuit Analysis. तो ये आप लोगों का पहला ऑनलाइन लेक्चर है जो कि आप लोग ले रहे हैं। तो आई होप इसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको नहीं इतनी आएंगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो आप मुझे ना ये इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो वीडियो लेक्चर्स का लिंक है ये जो है यूट्यूब के ऊपर मतलब ये अपलोडेड होंगे और आपको साथ इसका लिंक शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ना एक तो मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कोर्स का देना है। उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी अहम हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद सेकंड लेवल पे हम एक्चुअल कंटेंट थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि हमें जो इस हफ्ते का टास्क है वो इसी हफ्ते में ख़त्म करने हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं हूँ इस कोर्स के अंदर, डॉक्टर इस्लाम दाऊद भट्ट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इधर GCUF डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये मेरा ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप मेरे साथ जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स जो है मैंने टाइम टेबल में देखा है दोनों सेक्शंस के किस टाइम पे अवेलेबल हो सकती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक तो ये ऑनलाइन चल रहा है तो उस तरीके से भी है, या व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स अक्सर करते रहते हैं, जिसमें मैं एडवाइस करूँगा कि CR कम्युनिकेशन करें मेरे साथ अगर जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो पूरी क्लास की है। अगर इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है और वो ऐसी है जो कि बाकी क्लास से मुनफरिद नोयत की है, उस केस में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो टाइमिंग जो है ये ट्यूसडे वाले दिन जो है हमारे पास जो है 9 to 11 तक के जो है ना टाइमिंग, आप उस वक़्त जो है ये गूगल मीट या इस तरह के सेशंस कर सकते हैं। तो अपने बारे में मैं बताता चलूँ, मैंने बैचलर्स की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में EME कॉलेज नस्ट रावलपिंडी से। उसके बाद मैंने अपनी MS और PhD जो है वो की है पॉलीटेक्निको दी मिलानो इटली से, जो कि दुनिया में अभी जो है कोई 15th 12th से या टॉप 20 के अंदर ही है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 16 पे होगी या 12वें नंबर पे इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा जी, जो लैब का स्टाफ है, लैब के अंदर आपको इंजीनियर हसन रशीद जो है वो लैब्स वगैरह करवाएंगे, वो भी इसी डिपार्टमेंट की लैब स्टाफ के अंदर से हैं। तो जो लैब से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे। एक आपका सेशन इनके साथ पहले हुआ था जिसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी, तो वो मैं इनके साथ कम्युनिकेशन में हूँ। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अच्छा जी, कोर्स मटेरियल स्लाइड्स वगैरह जो है ना हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे जो है जितने भी कोर्स से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं वो आपके पास दो डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर अवेलेबल होगी। सबसे पहली तो हमारे पास है एक गूगल ड्राइव, कि मैंने ना एक गूगल ड्राइव बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है ना मैं ये सारा मटेरियल जो है वो अपलोड, तो इसे आप जो है ना वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ना एक फ़ोल्डर टाइप आपके पास खुल जाएगा ऑनलाइन, और वहाँ पे ना डिफरेंट फोल्डर्स उसके अंदर होंगे। वहाँ पे आप क्लिक करते करते जो है कोर्स मटेरियल, स्लाइड्स और ये सारा मटेरियल उधर होगा। इसके अलावा जो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर भी मैं हर लेक्चर से रिलेटेड स्लाइड्स मटेरियल वहाँ पे ऐड करता रहूँगा। तो ये पहली जो इंट्रोडक्शन स्लाइड लेक्चर है, इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होगा, और इसके अंदर ही एक्चुअल आपको लिंक और पासवर्ड आगे का बताया गया। तो जो अगली फाइल्स हैं उनके अंदर पासवर्ड लगा होगा, तो आपको जैसे ही खोलने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा कि जी पासवर्ड इंटर करें। तो आपने ELE303LCA ये इंटर करेंगे तो वो लिंक आपके पास खुल जाएगा। जो टेक्स्ट बुक है हमारी, तो अगर यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा जो कि पिछले साल जो क्लियर नहीं कर सके थे कोर्स, उस वक्त मैं नहीं पढ़ा रहा था, एक और इंस्ट्रक्टर थे इंजीनियर नुमान साहब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक और बुक से जो है अपना सारा पढ़ा होगा। तो इस बार जो है मैंने काफ़ी रिव्यू की हैं चीज़ों को, तो उसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो वो बुक पढ़ा रहे थे, एक तो वो ठीक है अच्छी बुक थी लेकिन HEC की रिकमेंडेड बुक्स में नहीं थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि उसके से रिलेटेड जो है
ऑनलाइन जो है सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं थी, तो वो हार्ड कॉपी के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम हो सकती थी, ख़ास तौर पे कि उनके कोर्स ऑनलाइन है। तो इसलिए मैंने जो है वो बुक चेंज कर दी है इससे। ये HEC भी रेकमेंड कर रहा है और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, ये इस लिंक पे भी है, और गूगल क्लासरूम में भी टेक्स्ट बुक का एक टैब बना हुआ है, वहाँ पे है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक है, ये ओल्ड टाइम एक बुक है जिससे मैंने भी अपना इलेक्ट्रिक सर्किट्स इसी से पढ़ा था 2010 में जब मैंने ग्रेजुएट किया था। तो ये, और उससे पहले की ये काफ़ी पुरानी बुक है, 1995 की है या उससे भी पुरानी। ठीक है, तो ये रेफरेंस बुक है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती, इधर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, टाइम टेबल आपको बताते चलें, हफ्ते में 3 घंटे जो है वो आपका लेक्चर होगा मेरे साथ, जिसमें से 1.5 घंटे के जो है ना 2 लेक्चर की स्लॉट्स हैं, तो वो टोटल मिला के 3 घंटे का टाइम बनता है। अक्सर हम बीच में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस वगैरह करेंगे, और ये वैसे थोड़ी सी आउटडेटेड ही स्टेटमेंट है, तो ये साथ साथ ही ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपके होते रहेंगे। लैब हफ्ते में 3 घंटे जो है आपका लैब वर्क होगा इस कोर्स का, और कोर्सेज का भी अलहदा से होगा, टाइम टेबल आप देख सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो लैब सेशन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि जो टोटल कोर्स की ड्यूरेशन है वो 16 to 18 वीक्स है हमारे पास। अच्छा जी, अब चीज़ आती है यहाँ पे, चीज़ें जो थोड़ी बहुत आपको ना समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स, आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं लीनियर सर्किट एनालिसिस का, तो इस कोर्स के अंदर से आपने क्या चीज़ सीखनी है। जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो वो कौन सी ऐसी आउटकम है जो कि मैं चाहता हूँ, या ये कोर्स चाहता है, या डिपार्टमेंट चाहता है कि आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आउटकम्स हमें चाहिए ना, उनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखते होते हैं, और उसको कोर्स लर्निंग आउटकम CLO कहते हैं। ये हर कोर्स की डिफरेंट होंगी। मेरा CLO 1 जो है वो ये है, ठीक है, और किसी हर कोर्स में आप पढ़ेंगे उधर CLO 1 2 3 4 इस तरह करके नंबर्स होंगे, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 4 हैं, कहीं पे हो सकता है 6 7 हो। ठीक है, तो ये तमाम आउटकम्स हैं जो कि आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि अचीव करेंगे। अब मेरे कोर्स के अंदर ये पहले दो CLO 1 और 2 जो हैं ये थ्योरी के हैं। ठीक है, तो जो मैंने जितना पढ़ाना है थ्योरी के अंदर, तो मैंने आपको पढ़ाना है ताकि आप ये 2 काम कर सकें। ठीक है, और जो लैब है, लैब के अंदर ये 3 4 5 होगा, जो कि लैब्स के अंदर आपको जब प्रोग्राम ये कोर्स ख़त्म होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, अब थ्योरी में क्या चीज़ चाहिए? थ्योरी में चाहिए अप्लाई फंडामेंटल्स ऑफ लीनियर एंड नेटवर्क सर्किट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मतलब कि आपको जो है फंडामेंटल्स सिखाई जाएंगी लीनियर, जैसे कि कोर्स का नाम है लीनियर सर्किट एनालिसिस, तो लीनियर और नेटवर्क सर्किट्स के जो है ना बेसिक्स आपको बताई जाएंगी, ताकि आप रेजिस्टिव सर्किट सॉल्व कर सकें। तो अगर आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स ये काम कर सकेंगे तो आपने CLO 1 अचीव कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये सारा कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, और मैं चेक कहाँ पे करूँगा? मैं चेक करूँगा एक असाइनमेंट लेके, 2 क्विज़ लेके, मिड में क्वेश्चन पूछ के, और फाइनल में क्वेश्चन पूछ के चेक करूँगा कि आपको रेजिस्टिव सर्किट जो है वो सॉल्व करना आए कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला काम तकरीबन 10 हफ्ते मिड तक जो है हम यही करते रहेंगे। उसके बाद जो है मिड के बाद हमारे पास आएगा अप्लाई फंडामेंटल्स ऑफ लीनियर एंड नेटवर्क सर्किट्स, पहले की तरह ही है, इन ऑर्डर टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक ये रेजिस्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ये दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनको सॉल्व करने का और इसकी बेसिक्स वगैरह और सारा कुछ जो है ना वो आपके पास मिड के बाद आएगा। और इसको चेक करने के लिए जो है असाइनमेंट और फाइनल के अंदर जो है असाइनमेंट 2 और फाइनल के अंदर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अब मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊँगा, यहाँ पे आपके नंबर लगेंगे, और उन नंबरों की बेस पे पता चलेगा कि क्या आपने ये CLO अचीव किया कि नहीं। ठीक है, ये 2 हैं, और बाकी ये वाली चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। तो क्योंकि आपने इस कोर्स के अंदर वो फंडामेंटल सीख के उनको अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे जो है एक
CLO का डोमेन बताइए कि जी क्या आपको इसमें किस कैटेगरी की चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो मैं आपको अप्लाइंग लेवल सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने खाली सीखना नहीं है, आपको सीख के इस्तेमाल करके सर्किट सॉल्व करने आने चाहिए। तो डेफिनेशनें याद करने की, रटने की, उस तरह की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जानी। आपसे सर्किट दिया जाएगा या चीज़ें दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि जो कुछ आपने सीखा है इस्तेमाल करें और करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। इंजीनियर के तौर पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना है। ये लैब वाले जो हैं वो आपको बाद में इससे रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा जी, अब इस CLO 1 जो पहला था हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको जो है पहले हफ्ते ये चीज़ें पढ़ाई जानी है, ठीक है। हर हफ्ते का प्लान आपको जो है ना ये वीकली प्लान बताया जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड हफ्ते में आपको इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स वगैरह का बताना है। थर्ड वीक में आपको ओहम्स लॉ जो बहुत ही फंडामेंटल लॉ है वो पढ़ाया जाएगा। चौथे में सीरीज पैरेलल सर्किट्स का, पाँचवें में, ठीक है। अभी आपको ऑफ कोर्स ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन है कि आपको ये इन एडवांस दिया जा रहा है। हम जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन अब पूरे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ये फॉलो करते हैं, उसके अंदर ये लाजमी है कि ये आपको जो है स्टार्ट में बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा, इसी तरीके से फिर ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां हफ्ता, आमतौर पे मिड जो है 8 हफ्तों के बाद आता है, लेकिन इस बार 10 हफ्तों के बाद आ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से ना काफ़ी चीज़ों को आगे पीछे मूव किया है। तो यहाँ तक हम जो है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मिलीमेंस थ्योरम, एक्सरसाइजेज और रिलेटेड जो है ना एग्जांपल्स वो हम यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद हमारा CLO 2 जहाँ पे रेजिस्टिव के अलावा जो है कैपेसिटिव और इंडक्टिव जो है वो सर्किट्स का, एलिमेंट्स का जो है आ जाता है। तो वो हम इसके बाद जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हैं 1 2 3 4 5 जो वीक्स उसके बाद हैं उसके अंदर हमने ये करना है और फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये टोटल कंटेंट हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और इनमें से ये जो पहले 10 हफ्तों की चीज़ है वो आपके इस CLO 1 में आते हैं, और जो बाकी जो है 5 हफ्तों का वो इधर आता है। और शुरू से एंड तक कोई 14 से 15 आपकी लैब्स होंगी। वो 15 लैब्स में आपसे रिपोर्ट राइटिंग का और आपको टूल्स मुख्तलिफ सिखाए जाएंगे जो कि इंजीनियर्स को आने चाहिए सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। एक है थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करना है, और अगर आप कहीं पे एक्चुअल जाते हैं मेजरमेंट्स करने के लिए तो कैसे सॉल्व करना है वो लैब में आपको सिखाया जाएगा। अच्छा जी, अब आगे क्या है कि जी CLO में आपको बता दिया था कि जी क्विज़ 1 आना है, क्विज़ 2 आना है, असाइनमेंट है, मिड है, फाइनल है, पर इनमें से हर चीज़ के कितने नंबरों की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको जो है उन नंबरों का बताया जा रहा है। 3 नंबर के 2 क्विज़ होंगे, 3 नंबर की एक असाइनमेंट होगी। मिड 18 नंबर का होता है। ये ना यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। सेशनल्स हम कहते हैं असाइनमेंट, क्विज़, प्रेजेंटेशन, वाइवाज वगैरह को, जो थ्योरी के अंदर करवाए जाएँ। और ये लाजमी होता है कि टोटल जो थ्योरी के नंबर हैं, लेट्स से 60 नंबर्स हैं हमारे पास, ये 3 क्रेडिट आवर के कोर्स के अंदर है। आप इस्लामियात पढ़ेंगे जो कि 2 क्रेडिट आवर की, उनके लिए 40 होगा। हर क्रेडिट आवर के लिए ना 20 मार्क्स होते हैं। तो ये 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी है तो 60 मार्क्स ही हैं, और प्रैक्टिकल जो लैब है 20 मार्क्स उसके हैं। अब इस 60 मार्क्स का 20% जो कि 12 नंबर बनता है वो आपके सेशनल्स हैं। इसका 30% जो कि मिड टर्म बनता है वो आपका जो है मिड टर्म है। और जो 50% है, मतलब आपने सारा सेमेस्टर जो चीज़ें भी पढ़ी हैं, जितने भी नंबर लगे हैं, वो सब कुछ एक तरफ, और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो एक तरफ। 50% के जो वेटेज है ना वो आपके फाइनल एग्ज़ाम की है। तो 60 का 50%, अगर मैथ्स में होपफुली आप लोग अभी रिसेंटली करके आए हैं, मैथ्स आपकी वीक नहीं होगी, प्री इंजीनियरिंग आप लोगों ने की हुई है, तो 60 का 50% आपके पास 30 मार्क्स बनते हैं। और इनको ऐड करेंगे 30 + 18 + 12, तो हमारे पास 60 मार्क्स हो गए। रिमेनिंग जो 20 मार्क्स लैब के हैं उसको भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। 60% आपके हैं लैब की परफॉर्मेंस के, लैब में जो काम करते हैं, जो सिमुलेशंस आप लोग कर रहे होंगे, रिजल्ट्स जो दे रहे होंगे उसकी बेस पे। 10% आपके लैब की रिपोर्ट के होंगे, ठीक है, जो आपने ये लैब में काम किया होगा उसको रिपोर्ट डाउन करना है एक फॉर्मेट में।
और 30% आपका जो है फाइनल वाइवा या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। इस केस में आपका वाइवा होगा तो ये आपके 20 मार्क्स जो हैं सेपरेट बन जाएंगे। आपने थ्योरी और लैब जो है वो दोनों पास करने हैं, तो आपको 30 से ज़्यादा नंबर टोटल जो है 60 में से लेने हैं थ्योरी में, और 10 से ज़्यादा नंबर टोटल लेने हैं आपने जो है प्रैक्टिकल के अंदर। तो फर्दर जैसे हमने डिवाइड ऊपर किया था कि जी CLO1 क्या चीज़ है, कि जी CLO1 था रेजिस्टिव सर्किट्स। तो आप देख सकते हैं कोर्स के अंदर ज़्यादातर जो फोकस है थ्योरी में वो रेजिस्टिव सर्किट्स के ऊपर है। ठीक है, पढ़ाया भी आपको 10 हफ्ते गया था, तो ज़्यादा चीज़ें उसी से रिलेटेड पूछी जा रही हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया ये 25.5 नंबरों के साथ आ जाता है CLO2, जो कि मिड के बाद पढ़ाया जाना है। तो फाइनल में तीन क्वेश्चन आपके पास इसमें से आ जाएंगे, एक जो है असाइनमेंट यहाँ से आ जाएगी। तो थ्योरी का सारा कुछ जो है ये इस तरीके से कवर हो जाएगा। बाकी लैब के अंदर जो है ये साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, लैब इंजीनियर आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो इन सारों के अंदर आपने जो है हर CLO में आपके जो है 40% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए ताकि आप क्लियर कर सकें। ठीक है, ये इस ऑर्डर में CLOs आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है कि जी CLO तो हमारे पास था कि कोर्स के लेवल के ऊपर आपको क्या चीज़ सिखानी है, क्या आउटकम्स आपके पास आ रहे हों जब आपने कोर्स ख़त्म किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वापस आता हूँ कि कोर्स जब आपने ख़त्म किया है तो आपके पास जो है फंडामेंटल्स आपको आ गई हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं सॉल्व कर सकेंगे या एटलीस्ट जितनी जगहों पे चेक किया उसमें इतने नंबर नहीं लेते कि साबित हो सके, ठीक है, 40% से ज़्यादा नंबर लेने, अगर साबित नहीं होता कि आप ये कर सकते हैं तो आप वो CLO फेल हो गया आपका। अगर आप जो है इसी तरीके से इनमें नंबर लेके साबित नहीं कर सकते कि आप इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये वाला CLO अटेन नहीं होगा। पर ये तो सिर्फ कोर्स के लेवल तक की मसला है ना। ठीक है, हर कोर्स के अंदर अपने अपने CLOs इस तरह से हैं, लेकिन जब आपने पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है तो पूरी डिग्री के अंदर भी हम इसी तरीके से चाहते हैं कि जब डिग्री कंप्लीट हो तो आपने ना प्रोग्राम डिग्री या प्रोग्राम उसको भी कहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के भी कुछ मकासद हैं और वो मकासद आपने पूरे करने हैं। ठीक है, तो अब हम कोर्स में तो खाली कोर्स के मकासद कवर कर रहे हैं, तो लेकिन ऐसे नहीं है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोग्राम में जो टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो कुछ भी आप इधर अचीव कर रहे हैं कोर्स के लेवल तक हमें पता है जी रेजिस्टिव सर्किट, लेकिन वो प्रोग्राम लेवल जो आउटकम्स हैं PLO उसको कहते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं से रिलेट हो रहा है। मसलन दोनों जो CLO में आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम नंबर 1 के साथ मैप्ड है। C जो है वो कोर्स के लिए हो गया कोर्स लेवल पे, प्रोग्राम PLO जो है P से प्रोग्राम लेवल के ऊपर हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जी PLO1 है, PLO1 है, ये तो ऑर्डर में चल रहे थे ना, यहाँ पे PLO1 फिर 2 PLO5 आ गए लैब में और फिर PLO10 आ गया। ठीक है, तो अब हमें कोर्स लेवल का पता चल गया था। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम लेवल वाले कौन सी आउटकम्स है, मसलन 1 जो आपने इधर अचीव किया और 5 जो आपको बाकी सिखाया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं ये हमारे पास हैं टोटल 12। इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने डिफ़ाइन किया है। ये वो खसूसियात हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप इंजीनियर कहलवा सकें। तो ये अगर आप अचीव नहीं करते तो आप जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक है, और आपने जो है पूरी इंजीनियरिंग में 40 कोर्स पढ़ने हैं तकरीबन। उन 40 कोर्सेज में से हर कोर्स इनमें से मुख्तलिफ जो PLOs हैं ना उनके अंदर जो है अपना हिस्सा डाल रहा होगा। ठीक है, आपको सिखाएगा छोटी सी चीज़ अपने लेवल पे, लेकिन वो ओवरऑल इनमें से जो है किसी ना किसी के अंदर जो है वो ऐड हो रही होगी। तो अब यहाँ पे जो है PLO1 क्या है, PLO1 हमारे पास है इंजीनियरिंग नॉलेज, कि अगर एक बंदे ने इंजीनियर बन रहा है तो उसको इंजीनियरिंग की मालूमात भी तो होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि जब इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नॉलेज इस्तेमाल करे मैथमेटिक्स का, साइंसिस का, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का और इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशंस का,
और उनको इस्तेमाल करते हुए वो हल कर सके कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के मसाइल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को हल कर सके। और इस्तेमाल किस तरीके से करेगा, मैथ्स के साथ। तो इसके लिए हम आपको मैथ्स के कोर्स पढ़ाएंगे। साइंसिस के साथ इसके लिए आप जो है कुछ साइंसिस के अप्लाइड फिज़िक्स और ऐसे कोर्स पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, जो ये कोर्स आप पढ़ रहे हैं, लीनियर सर्किट एनालिसिस, ये आपको फंडामेंटल्स देगा। और स्पेशलाइजेशन के कोर्स आप जो है छठे मतलब के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके पढ़ेंगे, तो वो भी इसी को ऐड करेगा। तो इंजीनियर वो बंदा है जो कि इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इंजीनियरिंग के मसाइल का हल कर सके। तो ऑफ कोर्स हमने पहले सेमेस्टर से लेके आखिरी सेमेस्टर तक हर कोर्स में कहीं ना कहीं से वो नॉलेज कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस चीज़ में आपकी मदद कर सके। फिर आता है प्रॉब्लम एनालिसिस। एक इंजीनियर वो है जो कि ढूंढ सके, आइडेंटिफाई कर सके और फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है, बना सके, आइडेंटिफाई कर सके, ढूंढ सके, बना सके और रिसर्च कर सके लिटरेचर वगैरह, मतलब कि और कहीं से मुख्तलिफ सोर्सेज से, इंटरनेट से, रिसर्च पेपर से को इस्तेमाल करते वक्त जो है वो कॉम्प्लेक्स मसाइल का जो है ना उनको एनालाइज कर सके कि जी इसमें क्या, कैसे इसको हल किया जा सकता है, ये क्या इनमें प्रॉब्लम्स हैं। और इस सारे जो टूल्स को इस्तेमाल करते करते वो जो है किसी सही कंक्लूजन्स के ऊपर आए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। मेन चीज़ क्या है कि आपके सामने कोई भी अगर मसला है, आप उस मसले का एनालिसिस कर सकें, ठीक है, उसको डाइसेक्ट करके उसके एक एक चीज़ निकाल सकें कि अच्छा ये मसला इस वजह से था, ये जी जैसे कि जी माइक्रोवेव अवन नहीं चल रहा, तो एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपने और नहीं चीज़ें, तो जी क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है जी, फिर क्या हम किस तरीके से हम चेक करेंगे, मैं अब नेट पे जाके चेक करूँगा कि किस तरह से होता है, अगर ख़ुद आपने करना है सोल्व, ठीक है, फिर उसके बाद जाके देखेंगे कि जी कहीं तार तो नहीं इसकी, ये कनेक्टेड नहीं है, वहाँ से मसला तो नहीं है, कहीं आगे जाके इस तरह करके ना मुख्तलिफ एडवांस लेवल्स तक का। तो उसके बाद आप जो है एटलीस्ट एनालिसिस करके रिजल्ट्स पे आ सकें कि जी अब कैसे इसका हल निकालना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस वाला जो फीचर है ना, ये इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर उनको कोई मसला सामने आ जाता है और वो उसका एनालिसिस करके हल तक नहीं पहुंच सकते या तजवीज़ नहीं कर सकते क्या हल है, तो फिर जो है वो इंजीनियर नहीं है। इसी तरह आगे है कि जी आपने जो है डिज़ाइन कर सकें, कोई भी मसले मसाइल आते हैं उनका हल तजवीज़ कर सकें, और उसके लिए जो सिस्टम्स बनाने हैं आपको, कंपोनेंट्स, प्रोसेस, आइडियाज़, उन सारों को आप बना सकें, ठीक है। तो डिज़ाइन करना आना चाहिए कि कोई मसला है, कोई सर्किट डिज़ाइन करना है, कोई बाकी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए, तो ये इंजीनियरिंग में आपको सिखाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ा ना प्रॉब्लम एनालिसिस बाकी थोड़ा ना थ्योरेटिकल लेवल पे था। इन्वेस्टिगेशन है कि ये जैसे लैब के लेवल के ऊपर ना आपके पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आ जाएँ, उनको प्रॉपर तरीके से आप जो है एनालाइज करें, ठीक है, लिटरेचर वगैरह को करें और उसका हल करके एक्सपेरिमेंटली जो है रिजल्ट्स तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा ना एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर है इन्वेस्टिगेशन। फिर आपके पास चीज़ आनी चाहिए एन एबिलिटी टू क्रिएट, सेलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, कि आपके पास बहुत सारे जो है ना टेक्निक्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, जिनको इस्तेमाल करके यूजिंग सिमुलेशन टूल्स, जैसे अभी आप लोग लैब में सीखेंगे, मॉडल सिम, प्रोटियस, ऐसे सॉफ्टवेयर आगे जाके आपने सीखने हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए बाकी थ्योरी में आपको जो है मुख्तलिफ और टेक्निक से सिखानी है, ओहम्स लॉ और बाकी ऐसी टेक्निक जिनको इस्तेमाल करके आप मसलों का हल करेंगे। हर टेक्निक का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, कहाँ पे नहीं, ठीक है, लिमिटेशंस उसकी पता होनी चाहिए। फिर है कि जी इंजीनियर एंड सोसाइटी, एक इंजीनियर वो है जिसको पता हो कि जी हमने ऐसे नहीं सॉल्यूशंस की तरफ आना। आप कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी जो कि हल तो मसले को करता है, लेकिन वो हल करते करते जो है ना वो लोगों की सेहत के लिए कोई मसला बन रहा है, या सेफ्टी के लिए, या कानूनी कोई जो है चीज़ उसमें आपने सही तरीके से देखी नहीं है, या मुआशरे को कोई नुकसान हो रहा है, या हमारे जैसे पाकिस्तान में कल्चरल जो चीज़ें हैं उनसे कहीं साइड के ऊपर तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर जो है आपको पता होना चाहिए, तो कि कैसे जो है आपने जो सॉल्यूशंस बनाने हैं वो आपके इर्द गिर्द के माहौल और एनवायरनमेंट के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा इंजीनियर नहीं होना चाहिए कि जी बस वो सॉल्यूशन के ऊपर चल रहा है, इर्द गिर्द उसने कोई नहीं देखा कि वो
जो सोल्यूशन है वो उसके एनवायरनमेंट या सोसाइटी के अंदर नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत सारे कुछ सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम्स के जो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर तो ठीक है कि उस तरीके से मसला हल हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर वैलिड नहीं है। उसके बाद है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है कि आपने जो भी हल तजवीज़ करना है वो माहौल के लिए ठीक हो। इधर माहौल सोसाइटी के हिसाब से था, इधर माहौल है एनवायरनमेंट के। जैसे आप कोई सोल्यूशन तजवीज़ करें कि जी एफिशिएंट कोई इंजन बना रहे हैं या कोई सर्किट बना रहे हैं जो है तो बड़ा एफिशिएंट, लेकिन वो बिजली बहुत ज़्यादा जो है या कोई ऐसे जो है हार्मफुल गैसेस वगैरह उसमें से कोई निकल रही हैं। सर्किट्स नहीं, ज़्यादातर इंजन्स की एग्जांपल है। तो या फिर है कि जी उससे ना कोई प्रॉब्लम्स, तो ये आमतौर पे आता है कि जी आपने अगर कोई बनाने हैं सर्किट्स, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के कोर्सेज आप पढ़ेंगे, तो आप उनको एफिशिएंट तरीके से बनाएं। ज़्यादा जो है ना आप उसमें एनर्जी ज़ाया ना करें। ऐसे ना हो कि जी आप गर्मी जो है वो सारी की सारी बिजली आपका सिस्टम खाता जा रहा है और टारगेट उसने अचीव कर लिया। आपको ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो कि एफिशिएंट हों, बिजली का जो है वो नुकसान ज़्यादा जो है वो ना एब्जॉर्ब करें इलेक्ट्रिसिटी, माहौल के लिए अच्छे हों। जैसे हमारे इधर एक प्रोजेक्ट किया था फाइनल ईयर बच्चों ने, जो कि था इलेक्ट्रिक बाइक का। तो वो जो है वो इसके तहत एक चीज़ बहुत अच्छी आ जाती है कि उसके अंदर उन्होंने जो है धुआं नहीं उसके अंदर आता, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू जो है उन्होंने एक ट्रेडिशनल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, ठीक है, जिनका धुआं वगैरह सारा निकलता है, फॉसिल फ्यूल्स पे चलती हैं, उसकी जगह दूसरे बैटरी ऑपरेटेड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो माहौल के लिए अच्छी चीज़ है, सस्टेनेबल है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। एथिक्स, आपको जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि जी बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स के हैं। आप वापडा में जाते हैं, वहाँ जाके आपकी जॉब वगैरह हो जाती है, तो उधर जाके जी अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिश्वत और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। आपको अपनी जो है मॉरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। आपको अब एज एन प्रोफेशनल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए करना ठीक है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बेशक वो सारी दुनिया कर रही हो, आपको पता होना चाहिए कि गलत है। चीटिंग है, पेपर के अंदर चीटिंग करना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि गलत हैं और उन चीज़ों की तरफ आप ना जाएं। तो ये कोर्सेज़ के थ्रू जो है ना ये असेस किया जाएगा आपका, ठीक है। और चीटिंग या कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे और इसको पास करना आपके लिए डिग्री लेने के लिए लाजमी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। एक इंजीनियर वो नहीं है कि जो बस अकेला ही बस काम करता रहता है, कहीं ग्रुप के अंदर आए तो उसे हैंडल ही नहीं होता, लोगों से काम भी नहीं जो है एज अ टीम करना या कोऑर्डिनेशन के साथ करना नहीं आता, ठीक है। तो उस तरह के इंजीनियर का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको लोगों के साथ काम करना होगा, तो ये खसूसियत आपके अंदर हमने सिखानी है प्रोजेक्ट्स दे के, ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स में फिर आगे देखेंगे कि क्या एक ही काम कर रहा है या जो है बाकी लोगों में से कुछ हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे, फिर इस तरह के वो आपस में और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कुछ और लोग डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हों, उनके साथ मिल के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन। अब इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर पीएससी वाले कहते हैं कि ऐसा इंजीनियर नहीं चाहिए कि जो उसको टेक्निकल बड़ा अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उससे बात करनी नहीं आती, ठीक है। उसको कोई रिटन डॉक्यूमेंट को लिखने का हम कहते हैं कि जी ये ऐसे कोई एप्लीकेशन लिखो और उसको एप्लीकेशन भी ना लिखनी है, या उसको जो है कहीं किसी मौके पे कहा जाए कि जी कोई चीज़ एक्सप्लेन करो और उसको प्रेजेंट करना ना आए। तो इस तरह के इंजीनियर्स जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो वो इंजीनियर के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बोलकर और लिख कर जो है कॉम्प्लेक्स मसलों के हल को जो है वो कम्युनिटी और बाकी सब लोगों तक पहुंचा सके और इफ़ेक्टिवली रिपोर्ट्स लिख सके, डिज़ाइन कर सके, डॉक्यूमेंटेशंस प्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए जो है मल्टीपल कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और जैसे लैब के अंदर इधर है कि जो आपने काम किया उसकी रिपोर्ट है, इस तरीके से तकरीबन तमाम लैब्स में रिपोर्ट्स भी ली जाएंगी ताकि ये चीज़ आप सीख सकें और प्रेजेंटेशंस भी करवाई जाएंगी। उसके बाद जनाब PLO नंबर 11 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें ये आ जाता है कि जी आप अब इंजीनियर अगर बनने लगी हैं, ठीक है, तो इंजीनियर जो है उसको मैनेज भी प्रोजेक्ट्स को करना आना चाहिए। इसमें क्या है कि डेडलाइन क्या होती है, आपको असाइनमेंट दी जाए, आपको कोई और चीज़ टास्क दिया जाए, आपको कहा जाए कि फ़लाँ डेट तक करना है, तो आपको पता हो कि कैसे आपने सब कुछ मैनेज करते हुए उसी टाइम के अंदर अपना जो है टारगेट पूरा कर लेना है।
ठीक है। और टू अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू वंस ओन वर्क, अपने काम के लिए, और एज अ मेंबर और लीडर जो है पूरी टीम को मैनेज करने के लिए। अब ऐसे ये वाले जो है हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स का कुछ थोड़ा बुरा जा रहा होता है कि डेडलाइंस आती हैं, टीचर कहते हैं असाइनमेंट फ़लाँ डेट तक जमा करवाएं, और जो है स्टूडेंट्स सोए रहते हैं। तो ये उनके नंबर्स अब काफ़ी जो है वो कट रहे होते हैं। तो इधर भी अब ऑनलाइन सिस्टम में तो ऑप्शन ही नहीं रही। आपके उधर अगर लिखा है कि जी अटेंडेंस का ये टाइम है, उस टाइम तक आपने जो है अटेंडेंस लगा देनी है, उसके बाद लगाएंगे वो सीधा लेट लिखा आ जाएगा। तो ये टीचर्स के पास तो अब रहा ही नहीं है कि जी वो आपके जो है इस तरह की पंचुअलिटी और इन इश्यूज़ के ऊपर आगे कर सकें। बाकी है कि जी टास्क दिए हैं, बाकी इस तरह की आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी होती हैं, तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ़लाँ मसला है, मैंने फ़लाँ शादी पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अब मैनेज करना आपको अपने टाइम को, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, आना चाहिए। ठीक है कि अब बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ भी इसी तरह के कोई ना कोई मसाइल होते हैं, लेकिन वो फिर उस हिसाब से देखते हैं कि जी मैं इस टाइम से इस टाइम तक बिज़ी हूँ, तो ये टास्क मैं पहले कर लूँ ताकि जो है मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज रखूँ। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और एज इंजीनियर्स पीसी कहता है हर एक को आनी चाहिए। इसके लिए कुछ कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे जो ज़रा डिटेल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टास्क किस तरह अचीव करते हैं। अच्छा, और जो फाइनल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहता है जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि जी आपको ये पता होना चाहिए कि इंजीनियर बनने के बाद ऐसे नहीं है कि अब आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक आप जो है एक एक्टिव इंजीनियर के तौर पे हैं, आपको मुसलसल नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो आप इधर कोर्सेज पढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें नई इम्प्रूवमेंट आगे क्या क्या आ सकती है। और ये पता होना चाहिए कि जी कोई भी सोल्यूशन जो है वो ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए काम रहेगा। नई टेक्नोलॉजीज़, इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, और वो हमेशा जो है आपके जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि जी फ्यूचर क्या क्या टेक्नोलॉजीज उसमें आ रही हैं, कैसे इसको जो है फ्यूचर को देख के जो है आपने बनाना है, और कौन कौन सी नई रिसर्च टेक्नोलॉजीज चीज़ें आ रही हैं। तो जो है ये थोड़ा लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट जो है वो इंजीनियर में होना चाहिए। अच्छा, अब ये इतनी लंबी बहस हो गई है, आमतौर पे तो इसके बाद मैंने 2 मिनट जो है कोई वक्फा वगैरह करना था, पर अब ये रिकॉर्डेड है तो इसके अंदर हम या तो पॉज करके थोड़ा देख लेंगे, या दूसरे अल्फाज में लेट्स कंटिन्यू फिर। ये PLO 1 से लेके 12 तक के हमारे पास आ गए। अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास इस कोर्स में कौन कौन से PLO हैं। 1, 5 और 10। तो हम अब देखते हैं, अच्छा जी क्या इसमें हम कोई बेसिक जो है नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स को अप्लाई करना सीख रहे हैं। हाँ, इसमें सारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बेसिक्स जो हैं वो आपको यहीं पे सिखाई जानी है, उसको अप्लाई करने का सिखाया जाना है। और जो ये आपके पास दोनों थे इनमें फंडामेंटल्स को ही अप्लाई करना आपको सिखाया जा रहा था सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों वाकई PLO 1 पे आते हैं। फिर हमारे पास है जी PLO 5 मॉडर्न टूल यूजेज। ठीक है, सेलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट टेक्निक्स रिसोर्सेज एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड IT टूल्स इंक्लूडिंग प्रिडिक्शन एंड मॉडलिंग। तो ये हमारे पास आ रहा है लैब के अंदर, जहाँ पे आपको टूल्स सिखाए जाएंगे। ये कोशिश की जाएगी कि एक आध ना, मैं कोशिश करूँगा कि हार्डवेयर की लैब हो आप लोगों को इधर आके, कि एटलीस्ट आपको डिजिटल मल्टीमीटर का फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर्स वगैरह, ये टूल्स वगैरह होते हैं जो कि आगे भी यूज़ किए जाते हैं, उनका पता हो किस तरीके से करना है। साथ इसी तरीके से एक और जो टूल है वो हमारे पास है मल्टी सिम, जिस पे आप सिमुलेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी आपको कंस्ट्रक्टिंग ये इलेक्ट्रिक होना है। ठीक है, तो उन सारों का भी ना आपको मतलब पता होना चाहिए। और लास्ट के ऊपर हमारे पास आता है इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट रिपोर्ट एंड परफॉर्म्ड एक्टिविटीज़। तो जो भी आपको टास्क वगैरह दिए जाएंगे आप करेंगे, उसके आपने जो है रिपोर्टिंग करनी है। इसके लिए फॉर्मेट एक आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये PLO 1 हो गया, PLO 5 हो गया, और PLO 10 हो गया, एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली ओरली एज वेल एज
इन राइटिंग ऑन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन 3 PLOs को हमने इस कोर्स में बड़े लेवल पे करना है अचीव। तो जो आपके पास CLOs थे वो आपके पास C3 P3 और इस तरह करके आ गया कि जी PLO1 पे आ रहे हैं, PLO5 पे आ रहे हैं और PLO10 पे आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास ये नंबर थे, CLO1 थे 34.5, 25.5, PLO5 में CLO3 की 5.25 है, CLO4 का 12.75 है। तो ये सारे जो हैं मार्क्स इकट्ठे होके 60, 18 और 2 ये आपके पास आ गए PLOs के। तो जैसे आपको बताया था कि जी CLOs को आपने पास करना है, तो उसके बाद इसी तरीके से आपने PLOs को भी पास करना है। मतलब ये 60 में से टोटल आपके पास इसका 40% देख लें कितना बनता है, 30 से कम होगा, 25 होगा तकरीबन या कोई इतना। आपने उतने नंबर टोटल इस PLO में आने चाहिए। अगर आपके नहीं आएंगे तो वो जो है फिर PLO आपने अचीव नहीं किया। ठीक है, मतलब जो इंजीनियरिंग नॉलेज आपको अप्लाई करने का सारा कुछ आना चाहिए था वो ओवरऑल आप सीख नहीं सके। इसी तरीके से फिर जो टूल्स आपको सारे सिखाए जा रहे थे, अगर इस 18 का 40% से ज़्यादा नहीं आता तो आप वो अचीव नहीं कर सके। और रिपोर्ट के अंदर जो है अगर आपने रिपोर्ट्स ही नहीं कोई जमा करवाई हैं उन केसेस में, तो आपका यहाँ पे भी फेलियर जो है वो आ सकता है। तो ये जो टोटल है ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन इस कोर्स का, और थोड़ा बहुत मैंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन का आपको बता दिया, जिसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि जी कोर्स लर्निंग आउटकम होंगे हर कोर्स के अंदर। अब ऑफ कोर्स आपने FSC वगैरह के अंदर तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता, तो बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स और उनके ऊपर ही सब कुछ हो जाता है। पर अब आप लोग जो हैं एक बड़े लेवल के ऊपर आए हैं और प्रोफेशनल इंजीनियर्स आपने बन के यहाँ से निकलना है, बल्कि अभी से आपका बिहेवियर जो है प्रोफेशनल हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको बता रहा है कि जी कैसे कैसे आप जो हैं अपने प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए मुख्तलिफ जो टारगेट्स आपको चाहिए थे उनको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ना तो आपने नोट डाउन होपफुली कर लिया होगा, तो वो आप जो है ना पूछ सकते हैं जब ये लेक्चर जो है फिनिश होगा, तो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे पास होगा। ठीक है, अभी जो है मैं यहाँ पे अ, अच्छा जी, जैसे कि आपको अभी पता है कि हमारे पास जो वीकली प्लान है वो पहले से ही बना हुआ है और उसके अंदर सब कुछ कम्प्लीटली लिखा हुआ है। पिछला हफ्ता जो है वो ओरिएंटेशन और इन चीज़ों के सिलसिले में पहले ही हमारा जो है वेस्ट हो चुका हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लूज़ कर सकें और स्लोली चलें। तो मैं थोड़ा बहुत इसीलिए जो है पहले हफ्ते का जो प्लान है उसमें से चीज़ें कुछ आज आपको पढ़ाऊँगा, और जो पिछला इंट्रोडक्शन था वो भी आप जहन में रखें और साथ इसको ऐड करके आप देखें कि जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आज आपको जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल इजी चीज़ें हैं। होपफुली आपने फिज़िक्स के अंदर या कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, तो इतनी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में और डेप्थ के अंदर चले जाऊँगा। अच्छा जी, जैसे आपको पता है CLO1 था रेजिस्टिव लीनियर सर्किट फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को जो है रेजिस्टिव एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना। तो उसके अंदर जो है मैं आगे फर्दर सेक्शनिंग कर देता हूँ, क्योंकि आपने देखा वो तो 10 हफ्ते तक चलना है, पर टॉपिक्स के जो मेजर फ्लो चल रहा है ना उसके अंदर जो है पहले आर्ग्यूमेंट सेक्शन 1 के अंदर आ रहा है, जो कि है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और ये सारा मटेरियल जो टेक्स्ट बुक आपके पास पड़ी है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, C अलेक्जेंडर एंड M सदीकू मैग्रा हिल पब्लिशर है 5th एडिशन, उसके चैप्टर 1 में से है। ठीक है, और मैंने ज़्यादातर जो मटेरियल लिया ना मैंने वहीं से उठाया, मतलब कि स्क्रीनशॉट्स और जो है मटेरियल वहाँ से लेके और कुछ एडिशनल ऑफ कोर्स चीज़ें भी उसमें ऐड की हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ इस कोर्स के अंदर जो आती है वो ये है कि जी लीनियर सर्किट एनालिसिस क्यों। ठीक है, ये वाला कोर्स जो है क्यों। अब इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी जो है ना, जो कि लीनियर सर्किट एनालिसिस और ये एक ही बात है,
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो दो फंडामेंटल थ्योरीज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनती है। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो 12 पॉइंट्स जो थे वो थे एक जनरल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो ये सबसे बेसिक जो दो थ्योरीज हैं जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप आगे जाके पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो उससे पहले जो आपने पढ़ना है ना वो है इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी, और इसकी बेस पे आगे इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो ये इसलिए आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी कोर्स जो है ना वो पहला कोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सबसे अहम कोर्स भी है। अगर यहाँ पे आपकी बेसिक्स सही तरीके से बन जाएंगी, ठीक है, तो आपको आगे जो भी मसले मसाइल वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कोर्सेज में आएगा वो आप समझते रहेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस होके आगे बना है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज़ है? अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा ना ज़्यादातर मकसद क्या होता है कि हमने जो है यहाँ तो कोई मालूमात जो है कम्युनिकेशन करना होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है एक जगह से अगली जगह तक, जिसको हम कम्युनिकेशन कह देंगे। ठीक है, मसलन इसका क्या है कि जी कम्युनिकेशन करना है, लेट से एसएमएस वगैरह करना है या व्हाट्सएप के ऊपर करना है। तो वो जो कम्युनिकेशन आपके पास है वो एट द एंड जो है वो सारी लेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है फ़ोन की, करते करते एंड के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एंटीने के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो वो जो आपके पास एंटीने के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है इंफॉर्मेशन, और अगली जगह के ऊपर वायरलेसली एक और जगह तक पहुंचता है, बीच में राउटर्स वाईफाई लगे हैं। ठीक है, मोबिलिंक वालों के या जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर है उसके लगे हैं, और वहाँ से होता होता वो इन्फॉर्मेशन कहीं और तक जाती है और कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो वो भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है जो कि कम्युनिकेशन की जा रही है। दूसरी चीज़ है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है आपने, और एनर्जी ट्रांसफ़र की एग्जांपल है जैसे कि वापडा के अंदर जो है आपके घर में जो बिजली आ रही है जिसके थ्रू आपका लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कि मेन पावर 220 वोल्ट पे थी, फिर अंदर डीसी के अंदर और कुछ लगा, बहुत एनर्जी ट्रांसफ़र मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर हो रही है एक पॉइंट से अगले पॉइंट के ऊपर। तो हमारा मेन काम ही सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेटिंग वाला है ये टेली कम्युनिकेशन और उस साइड के ऊपर, और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स उस साइड पे चले जाता है, और जो ट्रांसफ़र एनर्जी को करना है ये पावर वाली साइड के ऊपर ना सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब लेकिन मेन क्या चीज़ है कि एक जगह से अगली जगह तक, अब एक जगह से अगली जगह लेके जाने के लिए आपके पास आमतौर पे जो है आपको कोई इंटरकनेक्शन चाहिए होता है। हम इसकी बात नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जहाँ पे जो है मीडियम आपके पास हवा के थ्रू भी आप कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो वापडा के लिए जो है वो तारों का और सारा कुछ किया होता है। लेकिन हमेशा जो है ना आपको एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक जो है इंटरकनेक्शन होता है, कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि कनेक्ट कर रही है। ठीक है, हवा भी जो है एज अ मीडियम ही काउंट होता है कि जो कनेक्शन आपके पास इस्टेब्लिश कर रहा है, और उस कनेक्शन के मल्टीपल साइड्स के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी। एंटीनाज हैं, एक इधर एंटीना लगा है एक इधर लगा हुआ है आपके पास, और वो ट्रांसफ़र हो रहा है। या पावर के लिए आपके पास जो है लेट से एक साइड के ऊपर मीटर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल ही डिवाइसेस वगैरह लगी हुई हैं, अगली साइड के ऊपर जहाँ पर से आ रहा है ग्रिड स्टेशन से आ रहा है, ग्रिड स्टेशन के ऊपर भी आपके पास डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल लगी हुई हैं, तो उनके दरमियान में इंटरकनेक्शन है। अब ये जो इंटरकनेक्शन होते हैं यहाँ पे ये मैंने बहुत ही एक्सट्रीम और प्रैक्टिकल ना फुल ली है, लेकिन उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक्स की तरफ ना मूव करेंगे। अब ये जो इंटरकनेक्शन है, इन इंटरकनेक्शंस को आम तौर के ऊपर सबसे जो बेसिक लेवल है, ठीक है, छोटे लेवल पे उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, और हर जो कंपोनेंट इसके अंदर जो आपके पास कनेक्टेड होगा ना उसको एज एन एलिमेंट या एलिमेंट के तौर पे उसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। एंटीना का आपस में लगा हुआ है, एंटीना के पीछे से भी पावर कहीं से आ रही है, रेजिस्टिव या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स लगे हैं, और आपस में जो है उनका जो है कनेक्शंस हुए हुए हैं, और उसके साथ मिलके हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। एग्जांपल क्या है? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की एग्जांपल है ये कि एक बैटरी है और बैटरी के साथ आपने एक लैंप लगा दिया।
तो इस केस में क्या होगा कि जब आप लगाएंगे कोई ना कोई करंट आपके पास इधर से फ्लो करेगा, और बैटरी है, लैंप है और कनेक्टिंग वायर्स है, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ठीक है, ये मोस्ट सिंपल है, लेकिन ये भी बहुत जगहों पे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब आप डेप्थ में जाएंगे। जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल सर्किट की एग्जांपल है वो है आपके पास ये फिगर 1.2, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ रेडियो ट्रांसमीटर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एंटीना से जो है कोई आपके पास सिग्नल आ रहा है, आगे कोई ये एलिमेंट्स मुख्तलिफ लगे हुए हैं, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे करके सारी लगी हैं, और एंड के ऊपर आपने एनर्जी जो कि वायरलेसली इधर आ रही थी उसको जो है आगे आपने कन्वर्ट करके एक ये जो है माइक्रोफोन के थ्रू जो है आवाज़ की एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जो प्रेशर वेव्स होती हैं आवाज़। ठीक है, तो आपने जो है ये पूरा का पूरा काम किया और उसके अंदर डिफरेंट जो है आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो लगे हैं। अब ये जो कोर्स है ना, ये आपका ज़रा बेसिक से इस लेवल के करीब करीब से ना स्टार्ट करके ना आपको बताएगा कि कैसे इतने इतने कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन इससे थोड़े जो सिंपल वगैरह हैं किस तरीके से उनको जो है हल करना है, कैसे पता करना है कि ये कैसे किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो सबसे पहली हमारे पास चीज़ है वो है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर हम डील करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मेजर करना है कि जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव कर रही है तो कितनी मूव कर रही है। ठीक है, और जो है ना, और इस तरह के ना काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं उनको हमने देखना होता है, तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मेजर करना है। अब मेजर आपने करना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी यूनिट के अंदर आप मेजर करते रहें, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि आप ना सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स के अंदर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए जो है ना आपका कोई ना कोई एरर बीच में जो है ना आ सकता है। तो वही बात जो है यहाँ पे दोबारा ये रिपीट हो गई हुई है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना एसआई, वो जो है 1960 के अंदर जो है ना अडॉप्ट किया गया था। अब ये जो मैंने एक बात की थी ना कि एरर अकर कर सकता है, उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, जो कि एक ने ये कार्टून है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जी मार्स का जो क्लाइमेट ऑर्बिटर था ना 1999 के अंदर, कि जी ये मार्स के ऊपर जाके जो है उधर वो क्रैश कर गया, और क्रैश करने की वजह क्या है कि जी ये दो जो हैं हमारे पास नासा और लॉकहीड मार्टिन, जिसने ये F-22 रैप्टर्स वगैरह, और वो भी लॉकहीड मार्टिन बना रहा होता है। ठीक है, तो वो दोनों जो हैं मिलके इस ऑर्बिटर को बनाने के लिए बैठे थे, लेकिन हुआ क्या था कि ये आपस में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि जो नासा है वो जो है इंग्लिश यूनिट्स के ऊपर जो है एक एक किस्म के यूनिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, और जो लॉकहीड मार्टिन है वो दूसरे पे एक मैट्रिक यूनिट्स यूज़ कर रहा था, दूसरा इंग्लिश यूनिट्स यूज़ कर रहा था, और वो आपस में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सके, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो कुछ एक जो ओ रिंग्स और इस तरह के कंपोनेंट्स थे जिनका साइज़ सही नहीं बन सका, कुछ पार्ट्स इन्होंने बना के अगलों को भेजे, उन्होंने यूज़ कर लिए। अब वो जो थोड़ा सा जो फ़र्क आ गया था या कन्वर्जन के अंदर जो पॉइंट्स में कोई एरर था, उस एरर की वजह से वो सही तरह फिट नहीं हो सके, और वो ऑर्बिटर जो है वो गिर के तबाह हो गया, और जो है अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, और ये सारा का सारा किस वजह से आया कि जी ऐसा यूनिट्स अगर सारों ने यूज़ किए होते बजाय मैट्रिक इंग्लिश के, तो ये कम्युनिकेशन एरर नहीं होना था। ठीक है, तो ये आपको पता चलता है कि जी ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो चीज़ों की बात की जा रही है, ये ऐसे ही नहीं है, इसके वजह से वाकई ही एरर भी हो जाते हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो ऐसा यूनिट्स को प्रमोट करना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब ऐसा यूनिट्स आपके पास जो हैं ये टेबल 1.1 में शो किए गए हैं। तो यहाँ पे है लेंथ का आपके पास है, मीटर है, ठीक है, मास का है, टाइम का है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे काम का एम्पेयर आ गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में है, ल्यूमिनोसिटी कैंडेला के अंदर है, और जो चार्ज है वो हमारे पास कूलम में है। तो हम ना ये ऐसा यूनिट्स में इन सारों को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास क्या एक एडवांटेज है जो ऐसा यूनिट्स में, बाकी यूनिट्स में भी होता है, लेकिन एसआई में प्रीफिक्सेस को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। प्रीफिक्स का क्या मतलब है? प्रीफिक्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास मीटर यूनिट है लेंथ का, लेकिन अब मैंने जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करना है, ठीक है, और इतना डिस्टेंस है कि जी वो
1 लाख मीटर बन रहा है। तो अब 1 लाख मीटर या इतने बड़े बड़े जो है वो कैलकुलेशन या 1 के बाद 0 0 0 0 0, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मुझे लिखना ही चाहिए कि 1 लाख मीटर, तो फिर मैं कोई प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं कहीं पे कह रहा हूँ कि जी इतने हैं, ठीक है, इतने मीटर हैं। तो अब मैं ये बार बार अगर मैंने कैलकुलेशंस में कहीं लिखना हो और किसी को कहना हो कि 1 0 0 0 0 0 इतने मीटर्स हैं, तो वो एक प्रॉब्लम बनता है। तो उसकी बजाय प्रीफिक्स से क्या होता है कि जी मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ये कितने बनते हैं, ये मेरे पास बन जाते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है ना, इसको मैं बल्कि यूं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 to the power of 1000 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 100 टाइम्स 10 to the power of 3। 10 to the power of 3 का क्या मतलब है, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, ठीक है, तो इसको 1000 को हम 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 कह सकते हैं। इतने मीटर हो गए। और उसको हम आगे क्या कह सकते हैं, 10 to the 3 हमारे पास किलो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि और बाज़ केसेस में हो सकता है कि हमने छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, मसलन है कि नेल की या फिंगर की लेंथ मेजर करनी है, ये वैसे एक एग्जांपल, या सेल फोन का लेट से साइज़ है, लेंथ हमने सेल फोन की करनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि फिर हमने जब करना है तो हमारे पास 1 मीटर बहुत बड़ा है, तो हमें बजाय इसके कि हम लिखें 1/100 मीटर्स हमें चाहिए, तो उसकी बजाय हम मिली या माइक्रो के जो है वो यूनिट्स उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं, और ये हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू तक भी आते हैं। मसलन एक्सा मीटर जो है वो 10 to the 18 मीटर्स होगा। तो अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ज़मीन से चांद तक का देखना ही है हम बाकी केसेस में, तो आप एक्सा मीटर यूज़ कर लेंगे। कुछ और यूनिट्स भी अवेलेबल हैं उसके लिए जो नॉन एसआई यूनिट्स हैं। और अगर आपने जो है बहुत ही कम एटम्स के अंदर जो है, एटम्स के अंदर तो हम इस रेंज के अंदर होते हैं, नैनो से पिको मीटर की रेंज के अंदर होते हैं, ठीक है, एटम्स के रेडियस या इलेक्ट्रॉन का रेडियस वगैरह पता करना है, तो उस केस में आप बहुत ही कम वैल्यू पे आएंगे। तो ये जितने भी आपके पास एसआई यूनिट्स हैं, उनके पहले अगर ये प्रीफिक्स लग जाए और एक्चुअली उसका सिंबल लगेगा, तो आपके पास जो है ये यूनिट्स की वैल्यू मतलब इतने नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 10 to -12 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 10 to 12 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आपने ये क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मेरे हिसाब से तो शायद मैंने ठीक एक्सप्लेन किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे से पूछ लें। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि जी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। तो अब द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे छोटी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स की, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स की, ऑफ विच मैटर कंसिस्ट, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और इसको कूलम्स में मेजर किया जाता है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक जो कूलम है वो एक काफ़ी बड़ा यूनिट है, क्योंकि एक जो कूलम है उसके अंदर हमारे पास 1/1.602 टाइम्स 10 to 19, एक कूलम के अंदर बनाने के लिए हमें 6.24 10 to the 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6.24 एक्सा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हों तो एक कूलम बनता है। तो अगर हमने जो है फिर थोड़े कम वैल्यू के ऊपर यूज़ करना है, तो आमतौर पे पिको कूलम, नैनो कूलम और माइक्रो जो कूलम है ना, वो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हमारे पास जो है हमें इस चीज़ का पता है कि जी जितना भी हमारे पास एक्चुअल चार्ज एग्जिस्ट करता है दुनिया में, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, उससे जो है कम चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ
कहीं से अगर इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए, या दो के, या तीन के। इसको क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि एक क्वांटा का मतलब होता है कि एक बेसिक यूनिट पैकेट। तो एक इलेक्ट्रॉन, या अगर कि तार एक लगी हुई है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, या दो, या 1000, या 1500, या जो भी है। पर ऐसे नहीं होगा कि 1.5 डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकता। ये चार्ज जो है इस नंबर का डेढ़ नहीं हो सकता। तो इसका जो है बिल्कुल इंटेग्रल मल्टीपल्स आपके पास जो है चार्ज होगा। अगली चीज़ क्या है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास चार्ज कहीं से अगर फ्लो कर रहे हैं, कोई एग्जिस्ट करता है, तो वो चार्ज जो है आप खुद से किसी पॉइंट के ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो चार्ज बस एक जगह से, एटॉमिक लेवल के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं, एडिशन करके सम जितना चार्ज है ना, वो नंबर आपके पास चेंज नहीं होगा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसकी बेसिस पे हम बहुत सारे थ्योरम आगे निकालेंगे, टूल्स डेवलप करेंगे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे ख्याल में चलें थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, 4-5 मिनट रह गए। हमारे पास फिर क्या होता है कि जब कोई एक आधा तार है, कंडक्टिव तार है, जिसके अंदर से जो है, जैसे कि वायर है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल एटम्स, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक सोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। वो एक तरह की फोर्स होती है जो कि धक्का देती है इलेक्ट्रॉन्स को और उनको मूव करने पे मजबूर करती है। तो उस केस में क्या होता है कि जी, अब जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमारे पास जहाँ पे भी अगर एग्जिस्ट करते होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल पे आएंगे, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास इधर को जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास इधर को जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाली डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जो चार्जेस हैं जो अवेलेबल थे वो मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट बन गया, और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में। मैथमेटिकली जो रिलेशन है इनका वो ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, तो I इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ पे ये जो डी क्यू ओवर डी टी है ना, ये आपके पास इंटेग्रल है, डेरिवेटिव है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यूँ देख लें कि कोई भी अगर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि कितने टाइम तक कितने चार्जेस उधर से फ्लो किए हैं। अब जो टाइम है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और जितने चार्जेस उसमें से फ्लो किए हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिए, तो आपके पास टोटल जो है वो आ जाएगा, करंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको जो है इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि बहुत थोड़े से टाइम के अंदर देखते हैं, हर जो है तकरीबन 0 के करीब सेकंड के अंदर जो है ना आप देख रहे हैं, तो वो जो है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक करंट बन जाएगा कि किसी मौके के ऊपर कितना करंट है। तो मैथमेटिकली जो है ये रिलेशनशिप पहले बता दिया था, डेल्टा डी क्यू ओवर डी टी हो गया। यूनिट जो है इसका एम्पेयर्स है ए, और अगर प्रीफिक्स लगाएंगे मिली एम्पेयर, एम ए कर देंगे तो मिली एम्पेयर हो गया, अगर हम के ए कर देंगे तो किलो एम्पेयर हो गया। ठीक है, द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन टी ज़ीरो एंड टी। अच्छा, अब ये जैसे वही है कि इसी का अगर हम इंटेग्रल लेते हैं, ठीक है, इंटेग्रल लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, डी टी ले कर दिया, और इधर भी हम ले लेते हैं डी टी कर दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंटेग्रल है इसको ले लेते हैं किसी इनिशियल टाइम टी ज़ीरो से टी तक, ये है टी ज़ीरो से टी तक। तो ये तो इसके पहले डेरिवेटिव हो रहा था, तो ये तो आगे हमारे पास एक निकल के वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने कह दिया क्यू। अब ये क्यू है कि हमारे पास टी ज़ीरो से टी टाइम तक जो है
कितना चार्ज जो है वो के मूव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है Q, इसी को इंटेग्रल लेके हम लोग इस रिलेशनशिप तक आए हैं। तो ये हमारे पास है टोटल चार्ज जो कि फ़्लो हुआ है ख़ास टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और करंट हमारे पास क्या था कि इंस्टेंटेनियस या डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर जो है कितना चार्ज मूव कर रहा है किसी जगह से। ये मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम भी हो गया, क्वेश्चंस आपके होंगे, तो मैं यहीं पे जो है फिनिश करता हूँ। ये वाली चीज़ें मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अभी ना क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सेशन हम कर सकते हैं।